सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित। आइए आंखें बंद करते हैं और जिन गुणों के बारे में गुरुदेव ने अब तक हमें समझाया उनको अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। हम प्रकाशित हैं, प्रकाशित हैं, प्रकाशित हैं। हमारे भीतर का दिव्य प्रकाश जागृत हो गया है। हम समय के एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। हम पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, सक्रिय हैं, सक्रिय हैं। हमारे भीतर सतत काम करने की प्रेरणा जागृत हो गई है और हम अपनी प्रतिभा का जागरण करके उसे अपने परिवार, समाज के लिए लगातार उपयोग कर रहे हैं। हम अपने भीतर का राजमार्ग ढूंढने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम प्रकाश की उपासना में पूर्ण रूप से खोए हुए हैं। और साथ ही सबके मंगल की प्रार्थना के भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, प्रेम का, ज्ञान का ये प्रकाश, यज्ञ अग्नि का ये प्रकाश अनंत से अनंत तक अनंत हृदय को प्रकाशित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित, और इसमें यज्ञ की अग्नि से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो गुरुदेव बता रहे हैं। और उसमें एक चीज गुरुदेव ये बता रहे हैं कि यज्ञ अग्नि को गुरुदेव सक्रियता की शक्ति तक ले आए कि यज्ञ अग्नि सतत चलती है, सतत। तो हमको भी सतत चलना है। हमारे भीतर जब ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाएगा तो हमारे को एक क्षण भी आराम करने के लिए नहीं मिलेगा और हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर हम आराम की बात सोच रहे हैं तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे समाज को, स्वयं को, परिवार को, और वो एक तरह का अपराध है। ये बात गुरुदेव हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे थे पिछले स्वाध्याय में। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं, गुरुदेव ने कंपैरिजन दिया कि दुर्भाग्य है ये हमारे देश का कि हम मजदूरों को निम्न कैटेगरी का मानते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। गुरुदेव लिख रहे हैं, हमने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए विचार किया और यह तलाश किया कि हमारी बेटी एक ऐसे घर में जानी चाहिए जहाँ पलंग पर बैठ करके राज्य किया करे। इसका क्या मतलब है? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी जहाँ कहीं भी जाए उसे काम ना करना पड़े? फिर कौन काम करे? खाना पकाने वाली जिसके घर में हो, जो रोटी बनाया जाया करे, चौका बर्तन करने वाली चौका बर्तन कर जाया करे, बच्चा खाने खिलाने वाली बच्चा खिलाया जाया करे, झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा जाया करे और सब काम कर जाया करे। हाँ साहब, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, जरा सा भी काम ना करना पड़े। अच्छा, अब की बार बेटी के पास जाना और एक बात पूछना, तूने एक के लिए नौकर रखा कि नहीं रखा? क्या पूछ कर आना? ये पूछ कर आना कि तूने खाना खाने के लिए कोई नौकर रखा है? बेटी खाना खाएगी तो मुंह चलेगा, इससे तेरे दांत घिस जाएंगे, इसलिए नौकरानी रख ले। वह तेरे बदले का खाना खा लिया करेगी, चाय पी लिया करेगी। चुप बदमाश कहीं की, हरामखोरी की बात करता है। अब इसका तत्व दर्शन समझना, इसको डायरेक्टली मत लेना। और अगर डायरेक्टली ले लिया तो बहुत सारे मेल्स तो बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े हैप्पी हो जाएंगे। अरे बिना बात के मेड रखी हुई है घर में, क्यों ही जरूरत है काम को आउटसोर्स करने की, ऐसे वैसे। ठीक है, इसको सतयुग की धारणा के हिसाब से, नारी शक्ति के जागरण के हिसाब से समझने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने केवल एक एग्जाम्पल लिया। क्या समझने की आवश्यकता है यहाँ पर? हमारे पास समय एक ही है, ठीक है, 24 घंटे का सबके पास। अब किसी में कोई प्रतिभा है, किसी में कोई प्रतिभा है। अब मान लो कोई इंसान डॉक्टर है और वो बहुत श्रेष्ठ डॉक्टर है और उस डॉक्टर के पास वो शक्ति है, वो दिल है, वो कंपैशन है, वो करुणा है कि वो जिस भी पेशेंट पे हाथ रख देता है वो पेशेंट पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक, अब अगर उस डॉक्टर से हम ये कहें कि तुम अपनी डॉक्टरी भूल जाओ और पहले ये घर के सारे काम करो, यहाँ घर के काम छोटे या बड़े नहीं है, आना सबको सब कुछ चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इन मेल बॉडी और फीमेल बॉडी। ठीक है, क्योंकि मेल बॉडी फीमेल बॉडी तो हमें दिख रही है। ठीक, तो वो डॉक्टर का बेस्ट, अपने टाइम का बेस्ट सदुपयोग क्या होगा डॉक्टर के लिए? डॉक्टर के लिए अपने टाइम का बेस्ट सदुपयोग ये होगा कि वो जाए और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को देखे और उनकी सेवा करे। राइट, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो मेरे को गुरुदेव ने ये काम दिया या मेरे अंतःकरण में ये विचार आया कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक, इस रिकॉर्डिंग के काम में फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 घंटा रोज लगता है। अब ये, और एट द सेम टाइम मेरे पास चॉइस है कि मैं घर का कोई एक काम इस 1 घंटे में कर सकती हूँ, उसको मैं आउटसोर्स भी कर सकती हूँ और टाइम उतना ही है, बाकी सारी बहुत सारी चीजें फैमिली की देखनी है। तो व्हाट शुड बी माई प्रेफरेंस? जब हम किसी काम को आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमारे मन में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे मन में सहयोग का भाव होना चाहिए। हमारे घर में जो काम करने आ रहे हैं हमारे सपोर्टर हैं, हमारे हेल्पर हैं, हमारी मेड्स नहीं है। हमको ये समझने की आवश्यकता है, हमको ये मानना चाहिए कि इधर से जो प्रतिभा भगवान ने हमें दी है, हम उस प्रतिभा का उपयोग करके अपने आप को, अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने स्वावलंबन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस स्वावलंबन से जो श्री की शक्ति आ रही है
उससे किसी दूसरे के घर में श्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनसे हेल्प ले रहे हैं, एक बाटा सिस्टम चलाया है। तो हमको ये जानना है कि हमारी प्रतिभा क्या है और अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने समय का सुनियोजन करना है। काम सारे आने चाहिए, किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मान सकते। अभी कोरोना था तो सारे काम किए ना हमने, खुशी खुशी किए। अब वहीं पर जिनको नहीं आते थे उनको उलझन हुई, या जो काम करके खुश नहीं है या जिनको कोई काम छोटा या बड़ा लग रहा है उनको बहुत परेशानी और पीड़ा हुई। तो यहाँ गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं कि इसका ये मतलब गुरुदेव लिटरल मीनिंग नहीं लगाना कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि फीमेल्स को घर में रख दो और उनसे घर के सारे काम कराओ। नहीं, उस फीमेल के पास क्या क्वालिटी है उसको समझना है। और इट इज नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट इज अबाउट कौन क्या प्रतिभा कैरी कर रहा है और उसकी प्रतिभा का यूज कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1-to-1 काउंसलिंग करती हूँ, उससे श्री की शक्ति, स्वावलंबन की शक्ति, सामने वाले को कंट्रीब्यूशन और कॉपरेशन भी मिलता है, ठीक। या ध्यान मेडिटेशन के सेशंस चलते हैं पर्सनल पर श्रीप्रिया काउंसलिंग के। तो क्या मुझे वो सब छोड़कर अपना वो प्रोफेशन, वो काम, वो स्वावलंबन जिससे मुझे खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलती है और सामने वाले के चेहरे पर भी एक खुशी आती है, वो छोड़ देना चाहिए और अपने आप को इस घर के कामों में या इधर वाली चीजों में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, राइट। मुझे ये विवेक के आधार पर, और ये निर्णय मैं किसी के कहने के आधार पर नहीं लूंगी, मेरी अंतरात्मा की कॉलिंग क्या है उसके आधार पर लूंगी। एट द सेम टाइम कभी ऐसा हो जाए कि घर में कोई काम है तो मुझे खींच नहीं आनी चाहिए, मुझे उलझन नहीं होनी चाहिए कि अरे अब कैसे होगा, हम परेशान हो जाएं, रेस्टलेस हो जाएं। नहीं, ठीक है, आज नहीं है सपोर्ट सिस्टम तो खुद उठो, फटाफट अपने घर के काम निपटाओ और जितना बन पड़े, जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, क्योंकि अब समय का एक एक पल यूज करना है, उससे बाकी काम करो। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि कौन सा काम करोगे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम भीतर की भावना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कोई काम को छोटा बड़ा नहीं रखना और हमको समय पड़ने पर हर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और हमारी प्रतिभा का बेस्टेस्ट उपयोग क्या है हमें वो भी जानना है। अपनी प्रतिभा को अगर हम केवल पैसा ही कमाने में लगा रहे हैं, संग्रह के भाव में लगा रहे हैं, तो भी हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है पर संग्रह का भाव इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हमने बस सारा का सारा समय इकट्ठा करने में लगा दिया, वो भाव भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप इसका जो गहराई है, इसका जो तत्व दर्शन है वो समझ में आया होगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रकृति आपसे बदला ले लेगी। कल गुरुदेव ने बताया कि जो काम चोरी करते हैं वो एक तरह का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि काम चोरी एक अपराध की श्रेणी है, तो हम समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं प्रकृति आपसे बदला ले लेगी। कैसे? मित्रों, जहां कहीं भी देखिए हर आदमी काम से, मेहनत से जान छुड़ाना चाहता है, बिना मशक्कत के रहना चाहता है। मशक्कत से जान छुड़ाएंगे तो मैं एक बात कहूंगा कि मशक्कत के दबाव से तो आप बच सकते हैं, लेकिन इसका जो बदला आपको चुकाना पड़ेगा, बीमारी के रूप में चुकाना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। आप हरामखोर हो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि नेचर आपसे किस तरह बदला चुका लेगी। आपको बराबर कमजोर बनाती जाएगी, आपके हाथ पैरों को अपाहिज बनाती जाएगी। अगर आप यह चाहते हैं कि आप काम नहीं करेंगे और आपके पास दौलत आती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी। आपके पास अकल आएगी? नहीं, अकल भी एक दिन चली जाएगी। निकम्मे आदमियों की अकल चली जाती है, निठल्ले आदमियों के पास बैठने वाले कोई नहीं रह जाता। जो आदमी बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो आदमी सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो आदमी सीधा तनकर खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी तनकर खड़ा हो जाता है। जो आदमी चलना शुरू कर देता है उसका भाग्य भी चलना शुरू कर देता है। मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ कि हमारा पुरोहित यज्ञ हमें यही सिखाता है कि मानव समाज में हमारी सक्रियता की परंपरा कायम रखनी चाहिए। हर आदमी को अपने तरीके से काम करना चाहिए। बुढ़ा है तो बुढ़े के तरीके से, जवान है तो जवान के तरीके से। नहीं साहब, हम तो सास हैं तो माता जी आप सास के ढंग से काम कीजिए। आप बैठी क्यों रहती हैं? सास को भी काम करना चाहिए। नहीं, हमारी बहू आ गई है तो वह रोटी खाती है, आप रोटी क्यों खाती हैं? बेटे, हर आदमी की शान, हर आदमी की इज्जत होनी चाहिए। हर आदमी को गर्व गौरव होना चाहिए कि वह क्रियाशील है। क्रियाशीलता हमारी अग्नि की शिक्षा है, गर्मी हमारी अग्नि की शिक्षा है, रोशनी हमारी गर्मी हमारे पुरोहित के दो शानदार शिक्षक हैं। इन्हें जीवन का अंग बनाना ही चाहिए। इतना खूबसूरत स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं देखो, ये तो निश्चित है कि हमारे 3 शरीर हैं और हमारे तीनों शरीरों का क्रियाशील रहना बहुत आवश्यक है। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं, या जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, अगर मैं सारा ही बैठे सिस्टम चलाऊंगी तो एक ना एक दिन शरीर परेशान हो जाएगा। तो मुझे अपने फिजिकल बॉडी के लिए कोई ना कोई एक उपाय करना पड़ेगा। अगर मैं मेंटल बॉडी के लिए प्राणायाम कर रही हूँ या ध्यान कर रही हूँ, तो मेरी फिजिकल बॉडी में भी कोई ना कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए। चाहे मैं 1 घंटे की वॉक करूँ, चाहे मैं कोई ना कोई जो मेरे मन को सूट करता हो, जो मेरी परिस्थितियों को सूट करता है, कुछ भी ढूंढूं, लेकिन मुझे अपने हर
शरीर को एक्टिव रखना ही होगा और वो रखना अनिवार्य है। किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव नहीं होना है, लेकिन हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उसको समझना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। और काम का जो सिस्टम है, काम का रिलेशन हमारे औहदे से नहीं है कि अगर बेटी है तो उसका क्या डेफिनेशन ऑफ वर्क है, बहू है तो उसकी डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, सास है तो उसकी डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, एम्प्लॉय है तो उसकी डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है। नहीं, काम हमारी प्रतिभा से है और आपकी क्षमता से है। हर इंडिविजुअल की क्षमता अलग होती है। हमें बस ये चेक करना है कि हमारे पास जो क्षमता है, क्या हम अपनी क्षमता को ईमानदारी से यूज करके बेस्टेस्ट वे में मैक्सिमम काम कर रहे हैं, या हम किसी कंपैरिजन में हैं कि भाई मेरी क्षमता तो 10 रोटी बनाने की है, लेकिन क्योंकि मेरे बाजू वालों को 5 रोटी बना के थकान हो जाती है तो मैं 4 ही बनाऊंगी। तो ये मैं अपने साथ चिटिंग कर रही हूँ। मेरी क्षमता है एक बार में एक दिन में 4 काउंसलिंग करने की, राइट, लेकिन मेरे बराबर कॉम्पिटिटर बैठा है और वो 10 काउंसलिंग करता है, इसलिए मैं 11 करूंगी। तो मैं अपना नुकसान कर रही हूँ, संग्रह के भाग में जा रही हूँ। तो यहाँ पर अपनी क्षमताओं को आंकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वी आर मेंट फॉर, हमारी प्रतिभा क्या है और उस प्रतिभा की कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी क्या है, और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम अपना डे डिसाइड करें। हमारे पूरे दिन का रूटीन हमारे हाथ में होना चाहिए और हमको सुबह उठते ही ये पता होना चाहिए कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं, और जो हम करेंगे वो हमको और हमारी फैमिली को और समाज को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, और उस करने में हम कितना सक्रिय और कितना निष्क्रिय हैं, ये अंदाजा हमें स्वयं लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय और एक ही प्रार्थना कि गुरुदेव जो विज्ञान समझाना चाह रहे हैं, जो तत्व दर्शन समझाना चाह रहे हैं, वो गहराई से हमें समझ में आ जाए और हम लकीर के फकीर बन के इस स्वाध्याय को ना सुने, हम सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सभी को धन्यवाद, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।